एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं पार्ट 3। किस चीज़ का पता चल ही गया होगा आप लोगों को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, या यूँ कह लीजिए नरेशन का, या यूँ कह लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का। तो उसमें आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि दो प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग, ये पार्ट 3 है। इससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पार्ट 1 वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें जो है पार्ट 2 भी आपके लिए ज़रूरी है, तभी 3 आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपको, और यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है प्रैक्टिस का लिंक भी दिया है। जैसे जैसे पार्ट बनता जाएगा उसका प्रैक्टिस का लिंक हमारे जीटी गुरुजी चैनल पर है, वहाँ से जा कर के उन एक्सरसाइजेज को जब आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में तो हम एक दो ही दे सकते हैं, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दे दिया है कि रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, लेटेस्ट रिवाइज। और ये यहाँ पर मैंने लिखा है पीके मंत्रा, यानी प्रभात कुमार का मंत्र। सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, वैसे आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो यदि भूल गए होंगे तो उनको रिवाइज हो जाएगा। यदि आप पहले से जानते हो तब भी इसको एक बार देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। उसी समय जब मैं पढ़ाता हूँ तो दोनों प्रकार बतला देता हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ये दोनों का यहाँ आपको बिल्कुल ज़रूरत नरेशन में पढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों के बनाने के रूल्स अलग अलग हैं। तो क्या होते हैं यस नो क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है यस नो क्वेश्चन हमेशा किसी हेल्पिंग, या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी से शुरू होता है। ये हेल्पिंग वर्ड्स, यानी हेल्पिंग वर्ड से जो शुरू होने वाले हैं वो यस नो क्वेश्चन कहलाएंगे, या यस नो इंटेरोगेटिव्स कह लीजिए उनको। और ऐसा क्यों कहलाता है तो उसी के बारे में इसमें नीचे में दिया हुआ है कि चूंकि ऐसे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें यस नो क्वेश्चंस भी कहा जाता है। देखिए, ये ग्रामर के मतलब डेफिनेशन पे हमें नहीं जाना, हम ये अपनी सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांट लिया। ऐसा नहीं है कि बुक्स में ये होंगे, बट रूल दोनों के अलग अलग हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है आर यू ईटिंग, आपने इसमें क्या देखा, आर जो है वो कैपिटल, सॉरी मतलब एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और यदि आर यू ईटिंग का कम से कम एक वर्ड में जवाब देना होगा तो हम कहेंगे यस या नो। फुल सेंटेंस में होगा तो यस आई एम ईटिंग, या नो आई एम नॉट ईटिंग। तो इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन या यस नो इंटेरोगेटिव्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, WH शब्द है ऐसे सेंटेंसेज किसी WH वर्ड कौन से हाउ को छोड़ करके से शुरू होते हैं। हाउ, हाउ में मतलब WH नहीं है, बट ये भी उसी में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। छोड़ कर का मतलब ये नहीं है, जैसे वाट तो क्या है WH, वेन WH से शुरू, वेयर WH से शुरू, होम WH से शुरू, है ना, हु WH से शुरू, हुज WH से शुरू, विच WH से शुरू। बस ये एक केवल हाउ में नहीं आता। और ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वो WH क्वेश्चन कहलाते हैं। प्रश्न पूछने के काम तो दोनों आएंगे, यस नो क्वेश्चन भी, WH क्वेश्चन भी। डिफरेंस ये है, इसको WH क्वेश्चन अपनी सुविधा के लिए कहते हैं क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, और यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। दोनों के इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स मैं फिर से कहता हूँ ये अलग अलग हैं। चलिए तो अब सीधा हम लोग बनाना सीखेंगे, बनाना जानेंगे। तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई यस नो क्वेश्चन दिया रहे तो उसे निम्नलिखित तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में बदल लेंगे, यानी यहाँ पर चेंज आ गया। ये पहली बार चेंज हो रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें दैट, सॉरी उसमें हमने से, सेज या सेड लगाया था, या फिर टेल, टेल्स या टोल्ड लगाया था। लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन है दोनों प्रकार के, ये यस नो क्वेश्चन में भी और WH क्वेश्चन में भी हमें लगाना होगा आस्क, आस्क्स या आस्क्ड, जैसा रहेगा उसके हिसाब से। सेकेंड है, उसमें भी हम इससे पहले कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे, तो उसके हटाने के बदले पहले दैट लगाते थे। अब दैट की जगह हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। और फिर अब रिपोर्टेड स्पीच के, इसको एग्जाम्पल में चलते हैं, नीचे देख लेते हैं पहले। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही सेड टू मी,
है ना, आर यू अ टीचर। देखिए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, कभी भी आगे किसी भी प्रकार का आप बनाएंगे सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच को देख लेना है, यानी मतलब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको देख लेना कि इसमें किस प्रकार का सेंटेंस है। पहले सब नॉर्मल होते थे, अब सब हर दिन आपको चेंजेज आएंगे। आगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस के सीखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के सीखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के सीखेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले को ही देखें, क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ वर्ब चेंज करना है, उसी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी यस नो क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहला काम क्या किया, यदि से रहता तो आस्क लिखता, सेज रहता तो आस्क आस्क लिखता, और सेड है तो सेड टू है तो आस्क्ड लिखा। सेड टू की जगह टू है तब भी आस्क्ड, ना टू रहे तब भी आस्क्ड ही होता। फिर मी, जैसा कि ये तो शुरू का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, बीच में केवल बाहर में ये चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो हटाते हैं उसके बदले यहाँ दैट देते थे, अब हमें इफ़ या वेदर में से कोई एक दे सकते हैं, मैं इफ़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो काम तो पहले यहाँ का जो बाहरी पार्ट होता है, अब अंदरूनी पार्ट जो है वो बेसिक रूल तो वही रहेंगे, फिर भी चलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में ओरली चेंज कर लेंगे, मन ही मन चेंज कर लेंगे। फिर उस असर्टिव सेंटेंस को जनरल रूल से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, एक बात जो यहाँ पर मैंने कहा उसको ध्यान में रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, हम केवल और केवल फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। और इसीलिए हमेशा उसमें चाहे वो WH टाइप हो, एक्सक्लामेटरी हो, कोई भी हो, सब में फुल स्टॉप लगेगा। और इसीलिए हम लोग हमेशा जो है असर्टिव बना करके उसका बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं फिर से एक बार। ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, क्या करेंगे, ही ये तो लिखेंगे, ही सेड टू की जगह आस्क्ड लिख लिया, मी तो पहले से हमको पता है, यहाँ पर नया इफ़ लगा और आस्क्ड, ये दो चीज़ नया है। उसके बाद आर यू अ टीचर, इसको आप क्या कीजिए, मैंने क्या कहा है उसमें कि मन ही मन आप जो है वो इसको असर्टिव में चेंज कर लिया। आर यू है यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर लेना, यानी यू आर ए टीचर, बस हो गया। ये आप चाहे तो रफ में लिख ले, मैंने कहा ओरली। ठीक है, अब इसको जनरल रूल जो पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था उस रूल से आपको चेंज करना है, वो सब आपको याद होगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार, तो हो गया भैया आई। फिर आई के साथ यहाँ पर ये जो है आर है, तो आर की जगह जो है सो आपको पास्ट में है, ये सेड है, आस्क्ड है, पास्ट में रहे तो ये इजम आर की जगह वाज वर्ड लगाना है, इसलिए आई के साथ तो वॉज लगेगा, वॉज लगा दिया। और टीचर, ठीक है, ये सब रूल तो पहले का है, बस वही देखिए। अब फिर से इस एग्जांपल को क्लियर देख लीजिए, वही वाली बात है, आस्क मी इफ आई वाज अ टीचर, और बस लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। समझ गया आप? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमें कुछ नहीं करना है, बाहरी वाले पार्ट में हमें ये आस्क्ड लगाना है सेड की जगह, है ना, यदि पास्ट में है, नहीं तो मतलब कोई भी यदि प्रेजेंट रहता तो आस्क लगाते या आस्क लगाते, पास्ट है तो आस्क लगाए, यहाँ पर इफ लगाए। और ये जो आर यू है इसको यू आर मान करके यानी भर सब्जेक्ट प्लस वर्ब मान करके इसको जो हमारा फर्स्ट वीडियो में जो जनरल रूल है उसके द्वारा हमने चेंज कर दिया। चलिए अब एक और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है यहाँ पर नोट में कि डू डज डिड वाले सेंटेंस को एफर्मेटिव में या असर्टिव में कहिए चेंज करते समय डू डज डिड गायब हो जाते हैं, उसके बदले डज के रहने पर V1 का V5 हो जाता है और डिड के रहने पर जो है वो आपको V2 हो जाता है, जबकि निगेटिव में इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यदि रहता ही सेड टू में, चलिए ये मैं नहीं लिखता हूँ, सीधा मैं लिखता हूँ। यदि मान लीजिए अंदर में रहता डू यू ईट, ठीक है, डू यू ईट रहता। अब इसका असर्टिव, जैसे वहाँ पर आर यू ए टीचर तो यू आर ए टीचर, यहाँ पर हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू ईट, नहीं डू गायब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ यू ईट। अब यू ईट के हिसाब से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या था, डू था तो V1 रहेगा इसके साथ। ठीक है, अब आ जाइए, इसी की जगह रहता डज, ठीक है, सी ईट। यदि ऐसा सेंटेंस हो तो इसको हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे, तो चलिए शी और डज तो हम गायब कर देंगे, डू डज डिड हमें गायब कर देना है, तो सी और ईट की जगह हो जाएगा, जब यहाँ पर V5, यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि, है ना, कि उसके बाद डज के रहने पर उसके बाद V1 हो जाएगा, V5 का V5 हो जाता है, और यहाँ पर जो है सो डिड के रहने पर, डू वाले में तो V1 होता ही है, डज वाले में जो है वो V5 हो जाता है, यानी ईट का ईट्स हो जाएगा, है ना, डज सी ईट का हो जाएगा सी ईट्स। अब इसको आप नॉर्मल चेंज कर लीजिए। इसी प्रकार से अगला चलते हैं, डिड रहे यदि, है ना, डिड ही ईट यदि रहता, ठीक है, तो
ये डिड तो गायब, डू डज डिड हमें गायब कर देना है। डू रहे तो V1 रहेगा ही रहेगा, वो तो ऑलरेडी V1 उसमें होता है। डज रहे तो हमने पीछे चेंज किया, V5 कर लिया। और डिड रहे तो क्या हो जाएगा, ही और उसका V2 हो जाएगा, है ना। डिड के रहने पर यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ बाद वाले V1 का V2 हो जाता है। तो ये जो ईट है इसका हो जाएगा V2 यानी 8। अब आप उसको जो नॉर्मल रूल है उस पर आपको बना लेना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और लिखी हुई है उस पर भी गौर कर लेंगे, जबकि निगेटिव में बदलने पर इनके बाद नॉट रहेगा और उसके बाद वाले वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यदि रहता डू यू नॉट ईट, है ना, डू यू नॉट ईट। अब इसका असर्टिव बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यू डू रहने ही देंगे, उसको गायब नहीं करना होगा। जब नॉट रहे तो यू डू नॉट ईट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसकी जगह रहता डज वाले में भी यदि नॉट रहता डज शी ईट, है ना, डज सी नॉट ईट यदि रहता तो क्या हो जाता, हमें लगाना रहता, तब डज गायब नहीं होता, नॉट रहेगा तो सी डज नॉट ईट, है ना। तो ऐसा करके और तब हम इसको असर्टिव में बदला करेंगे। इसी प्रकार चलिए डिड वाले में भी देख लेते हैं। डिड ही नॉट ईट, है ना, डिड ही नॉट ईट। तो इसका असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट। तो इसमें दो चीज़ आपने देखा, नॉट रहे तो ना डू तो खैर नहीं चेंज होता, डज भी नहीं चेंज हुआ, डज भी नहीं गायब हुआ, डिड भी नहीं गायब हुआ, और इसके बाद जो वर्ब रहा ईट तो ईट ही रहा, डज वाले में भी डिड वाले में भी। इस प्रकार हमारा यस नो क्वेश्चन वाला हो गया समाप्त। और अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन ऊपर हमने समझ लिया है, तो वहीं पर ये कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई WH क्वेश्चन दिया रहे तो उसे निम्नलिखित तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को वही जो मैंने ऊपर बताया ही है वही नियम इसमें भी लगेगा। क्वेश्चन है इसलिए आस्क या आस्क्स या आस्क्ड में बदल देंगे। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले इसमें कोई न्यू वर्ड नहीं आएगा, बल्कि वही WH वर्ड जिससे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी वही रख देंगे। यानी वाट से हो तो वाट, वेन से हो तो वेन, वेयर से हो तो वेयर। अच्छा, अब तीसरा क्या है, तो वही अब रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन बचेगा। अब जो अभी ऊपर बताया था वो सारा रूल यहाँ के बाद वही हो जाएगा, जिसे असर्टिव में सेंटेंस में चेंज कर लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में चेंज कर लेंगे, प्लस डॉट 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 है वो रली चेंज कर लेंगे, वही वाली बात। फिर उस असर्टिव सेंटेंस का जनरल सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच में करके लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। वो तो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप होता है। चलिए अब एग्जाम्पल में हम लोग इसको देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर है ही सेड टू मी, है ना, व्हाट आर यू डूइंग। एक बात तो मैंने हमेशा कहा है कि अब आपको कि अब जब भी आप हो तो पहले अंदर वाले को देख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या उस पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे भैया WH वर्ड से शुरू है, जब भी WH से शुरू है तो हमें क्या करना है, तो ये सेड टू को हमें आस्क्ड में बदलना है, बाकी ही और मी तो सेम रहेगा ही रहेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने पहले दैट दिया था, ऊपर यस नो क्वेश्चन में इफ़ या वेदर दिया था। अब हमें कुछ नहीं देना है, इसी को जो है इसी वाट को यहाँ रख लेना है, ठीक है। अब वाट को तो हमने रख लिया, इसके बाद क्या बचा, आर यू डूइंग, ठीक है। इसी को मन ही मन असर्टिव में बदल लीजिए, यानी आर यू डूइंग को यू आर कर लेना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख लेना है, यू आर डूइंग। अब इसका जनरल रूल से आपको बदल लेना है, तो वो आपको पता ही है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आर है तो इजम आर के बदले वाज हो जाता है, डूइंग तो अपना डूइंग, ठीक है, हो गया। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सब में ऐसे ही कर देना है आपको WH क्वेश्चन में, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो थी नॉर्मल की बात, अब कुछ अलग आएंगे। ये नॉर्मल WH क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अब कुछ हैं जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, हमारे पास है PK मंत्राज। नोट 1, यदि WH वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो हेल्पिंग वर्ब उस ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। देखिएगा, है ना, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, क्या हुआ, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ये तो आप लोग को पता ही है ना, कि ये जब ऑब्जेक्ट रहे तो इसके बाद जो है हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। आगे है लेकिन यदि, वो तो हमारा पहले था ही, लेकिन यदि WH क्वेश्चन के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ये सब तो था ना कि व्हाट आर यू डूइंग करके, तो WH क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्ट मानकर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए कैसे, जरा जरा इसको देखने पर ज़्यादा क्लियर होगा। ही सेड व्हाट इज फॉलिंग, क्या हो गया, ही आस्क्ड, यही WH वर्ड रखा हमने। अब यहाँ क्या करते थे, देखिए ऊपर वाले में देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, इस यू को बदल के आई में लाते थे, भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो समझ लीजिए कि यही आपका सब्जेक्ट रहा, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसका अपना लगा दिए और फॉलिंग लगा दिए, ठीक है।
कोई इसमें जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऊपर वाला फिर से इसको देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्मल है जो अभी हमने ऊपर बताई। यहाँ वाला नया है कि इसके बाद कोई ऐसा नहीं है सब्जेक्ट, तो फिर हम उसी WH वर्ड को ही सब्जेक्ट मान के उसके बाद उस हेल्पिंग वर्ब को रख के, यदि वर्ब है तो वर्ब रखेंगे। चलिए अब जो है वो आपको बी नंबर का नोट है ना। बी नंबर का नोट में देखेंगे आगे क्या है कि ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। हु वाले सेंटेंस, वॉइस में भी ये डिफरेंट हुआ था। हु वाले सेंटेंस में सामान्यतः वर्ब बी का मतलब होता है इजेमार, ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आता है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद ही आता है। नहीं समझे, केवल इजेमार वाला समझ लीजिए कि वो जो है उसमें रहेगा, अन्यथा जो है सब बाद में ही आता है। ही सेड व्हाट इज फॉलिंग, है ना, ही आस्क्ड व्हाट वाज फॉलिंग। तो ये तो ऊपर में एक जो बताए उस आधार पर भी है। दूसरी बात, ही सेड टू मी हु हैज बीटेन यू, तो ही आस्क्ड मी हु हैड बीटेन यू, है ना। लेकिन सी सेड टू मी हु आर यू, तो यहाँ पर देखिए सी सेड मी हु आई वॉज, है ना। मतलब इजेमार वाला जो है वो अक्सर जो है वो भाग जाएगा बाद में। इसके अलावा देखिए हु के तुरंत बाद हैड हो गया, जबकि WH क्वेश्चन में नियमता ये कहता है इनडायरेक्ट स्पीच में हमें जो है सब्जेक्ट, जो WH वर्ड है उसके बाद सब्जेक्ट रखना चाहिए, तब जो है हेल्पिंग वर्ब रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तब तो वो WH क्वेश्चन ही रह जाएगा। लेकिन हु में ऐसा नहीं लगता। जैसे यदि हम यहाँ पर पूछे, ऊपर हमने कई जगह लिखा है व्हाट आई वाज डूइंग, तो व्हाट आई वाज डूइंग जो है वो यस नो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन व्हाट आई वाज डूइंग यदि हम लिख दे, है ना, व्हाट वाज आई डूइंग, यदि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रख दे, व्हाट वाज आई डूइंग यदि लिख दे, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो हु वाले में ये थोड़ा सा अलग नियम है। केवल इजेमार वाला, फिर से समझ लीजिए, केवल इजेमार वाला ही है जो कि आपको सब्जेक्ट के बाद जाएगा, अन्यथा जो है हु के बाद आपको नेचुरली ये रहेगा। हालांकि बीच में इसमें एक वाट वाला जो है सो हमने दे दिया है, वो मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। हु में केवल इजेमार वाला ही जो है वो रहता है, बाकी सब अलग होते हैं। आगे आपको ये वीडियो यहीं तक है। अगला जो पार्ट आएगा हमारा वो जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 4 रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे, और उसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा आएगा जिसमें कि हम लोग एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव एक साथ ही बनाएंगे। तो ये 5 पार्ट में हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये पार्ट मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग 1 बाय 1 सीखते जाओ और उसका प्रैक्टिस करते जाओ, अन्यथा मैं एक दिन में 1 घंटे का, सवा घंटे का वीडियो बना दूंगा तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।